तो ई गवर्नेंस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आइए देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, फिर हम पृष्ठभूमि अर्थात बैकग्राउंड को पढ़ेंगे, उसके बाद उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे, फिर ई गवर्नेंस के स्तंभ पिलर्स पढ़ेंगे, ई गवर्नेंस के चरण पढ़ेंगे, स्टेजेस क्या क्या होती हैं, फिर हम ई गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकार को पढ़ेंगे, फिर हम ई गवर्नेंस पहल पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश में ई गवर्नेंस के लिए क्या क्या किया गया, और आखिरी में अन्य तथ्य, और अन्य तथ्य में ही आएगा अपडेट। जो अन्य तथ्य है वो है अपडेट, ठीक है। जो अन्य तथ्य आया था वो क्या होगा साथियों, अपडेट होगा, ठीक है। चलो आगे। लेकिन भाई खतरनाक हो दूसरे बैच वालों आप लोग, मैं बोले जा रहा हूँ, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है, कुछ बोलो, आंसर दो, लेकिन कोई बिल्कुल सब शांत, ये भी नहीं कोई बोल रहा कि नहीं सर आवाज आ रही है आपकी। मैं परेशान कि यार कोई टेक्निकल ग्लिच तो नहीं आ गया, एक ही बैच बस में कमेंट जा रहे हैं क्या। अरे भाई जवाब दे दिया करो, हाँ या ना तो बोल दिया करो कम से कम, ठीक। चलो समझते हैं टॉपिक को, बहुत अच्छा एक टॉपिक है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्या चीज होती है, कैसे काम करता है। देखो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, हमारे पास दो अलग अलग वर्ड हैं प्यारे दोस्तों। एक शब्द हमारे पास है ई, और दूसरा शब्द हमारे पास है गवर्नेंस। दूसरा शब्द है गवर्नेंस। जो ई शब्द है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ई का मतलब यहां पर है इलेक्ट्रॉनिक, तो ये चीज आपको याद रखनी है, इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब यहां इलेक्ट्रॉनिक से है। और जो गवर्नेंस शब्द यहां आया है साथियों, तो गवर्नेंस का अर्थ यहां बड़ा स्पष्ट है। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन का संचालन। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन का संचालन, शासन का संचालन। तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, एक शब्द है ई और दूसरा शब्द है गवर्नेंस, और दोनों का मतलब होता है ई गवर्नेंस अर्थात शासन का संचालन। तो इसका मतलब ये हुआ, ई गवर्नेंस का बहुत सीधी सी मात्रा में मतलब ये होता है कि जब हम शासन के संचालन हेतु, जब हम शासन के संचालन हेतु अर्थात गवर्नमेंट को रन करने के लिए, शासन के संचालन के लिए या सरकार में आईटी उपकरणों का प्रयोग करते हैं, जब हम संचालन के लिए आईटी उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो इसी को हम ई गवर्नेंस कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस बोलते हैं। सर एग्जांपल, आईटी उपकरणों का प्रयोग हुआ, हमने हर चीज का डिजिटलीकरण कर दिया, जो हम अभी कर भी रहे हैं, हमने हर चीज का डिजिटलाइजेशन कर दिया। सर डिजिटलाइजेशन मतलब हमारे काम, जितनी भी हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट है वो ऑनलाइन हो चुकी हैं, जो अधिकांश सुविधाएं हैं वो हमें ऑनलाइन माध्यमों से मिल रही हैं। पहले अगर आप, शायद आप में से कोई पहले पढ़ रहा हो तो ध्यान दीजिएगा कि मुझे जिस समय मैंने कॉलेज किया तो हमारी फीस भरने की प्रोसेस बहुत लेंदी हुआ करती थी। हमें एक डिमांड ड्राफ्ट क्रिएट करवाना पड़ता था, उस डिमांड ड्राफ्ट को क्रिएट करने के लिए लाइन में लगना पड़ता था, फिर बैंक में उसको जमा करने के लिए लाइन में लगना पड़ता था। हर चीज के डॉक्यूमेंट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट का एक गट्टा होता था, वो डॉक्यूमेंट हमें 3 जगह से अटेस्टेट करवाना होता था, फिर जाकर के कहीं वो डॉक्यूमेंट जमा होता था। इतनी लेंदी प्रोसेस हुआ करती थी, इतनी लंबी प्रक्रिया हुआ करती थी कि बहुत लंबा समय उसी में बीत जाता था। आज मध्य प्रदेश सरकार में एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर शुरू किया है जिसका नाम है एमपी ऑनलाइन। एमपी ऑनलाइन एक क्रांतिकारी पहल है, एक रेवोल्यूशनरी पहल है, जो बहुत सारे कामों को ऑनलाइन माध्यमों से कर दे रही है, जो अधिकांश कामों को हमारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में कंप्लीट कर देती है। तो ये हम सुविधाओं का डिजिटलीकरण कर रहे हैं। तो जब शासन में हम आईटी उपकरणों का प्रयोग करते हैं तो इसी को हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। देखो जहां जहां ई गवर्नेंस होगी वहां वहां स्मार्ट गवर्नेंस भी होगी, जहां जहां ई गवर्नेंस होगी वहां वहां स्मार्ट गवर्नेंस भी होगी। स्मार्ट का एक फुल फॉर्म होता है, एस का मतलब होता है सिंपल, एम का मतलब है मोरल, ए का मतलब है अकाउंटेबल, आर का मतलब है रिस्पॉन्सिव, और टी का मतलब है ट्रांसपेरेंट। सिंपल, मोरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, हालांकि दूसरे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, दूसरे एग्जाम में पूछा गया है, बट ये चीज निकल करके
आ जाती है। अगली चीज समझे कि बैकग्राउंड क्या है। तो बैकग्राउंड हमेशा इंटरनेट से ही शुरू होगा, क्योंकि आज ई गवर्नेंस चल रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या हम ई गवर्नेंस कर पाते? कभी भी हम ई गवर्नेंस नहीं कर पाते, पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। तो इंटरनेट की शुरुआत के लिए हमें पुरानी चीजों को रिकॉल करना होगा। हमने डिस्कस किया था कि 1969 में अमेरिका ने आरपानेट की शुरुआत की। 1970 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की स्थापना की गई। 1976 में एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मैं बार बार इसको रिकॉल कराता रहता हूं, हमने पहले भी पढ़ा था कि जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है इसका काम है कि जिले और राज्य और जो भी संभाग हैं इन सभी के वेबसाइटों को आपस में जोड़ना, इन सभी को ऑनलाइन माध्यमों से आपस में कनेक्ट करना, ये एनआईसी का मुख्य कार्य है। एनआईसी इट्स वेरी एआई से रिलेटेड वो कराया, तो कल वही कराया है इसने। हाँ, एआई से रिलेटेड पूरा करंट अफेयर्स कराया मैंने कल, वही तो कल क्लास थी। आप कल की क्लास में नहीं थे क्या? हमने कंप्लीट कर लिया है। एआई से रिलेटेड जितना भी करंट अफेयर्स था वो कल की क्लास में हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। तो एनआईसी के बारे में हमने पहले भी बात की है कि एनआईसी का फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थान है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। क्यों सर? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसी संस्थान के द्वारा, इसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के द्वारा हमने सभी चीजों को जोड़ा है। सर, सभी चीजों को जोड़ने का मतलब जो हमारे जिलों की वेबसाइट है, राज्यों की वेबसाइट है, केंद्र सरकार की वेबसाइट है, उन सभी को आपस में हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, तो एनआईसी का फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, दैट यू नीड टू रिमेंबर। फिर 1987 में 1987 में हमने राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क को शुरू किया, नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क को शुरू किया। नेशनल सैटेलाइट बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क को हमने शुरू किया था साथियों। ठीक है, आगे समझ पाइए और चीजों के बारे में। 1987 में ही हमने जिला सूचना प्रणाली कार्यक्रम शुरू किया। 88 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज बनी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है नेस्कॉम। नेस्कॉम का फुल फॉर्म याद रखना, ये पूछा जाता है। तो नेस्कॉम का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, 1999 में ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग बनाया था 1970 में, अंततः 30 सालों के बाद इसे अलग से मंत्रालय के रूप में बना दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी। 9 जून 2000 को हमने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बनाया, और जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, अच्छा वो पढ़ा देंगे, लेकिन वहां से सवाल नहीं आते, फिर भी पढ़ा देंगे वो। एक बात समझे जरा, इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो चीज है 9 जून 2000 में हमने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बनाया। इसी अधिनियम के आधार पर वर्तमान में भारत सरकार आईटी से संबंधित सभी चीजों को लागू कर रही है साथियों। फिर 2002 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट, जो कि हैदराबाद में स्थापित है। 2006 में नेशनल ई गवर्नेंस प्लान हमने बनाया। 16 जुलाई 2009 को कॉमन सर्विस सेंटर बनाए गए, जिसे हम CSC के नाम से जानते हैं। 1 जुलाई 2015 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत। 2016 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय बनाया हमने, अलग कर दिया। पहले ये संचार मंत्रालय के साथ था, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ था। 2016 में हमने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अलग कर दिया, इसे संचार मंत्रालय से अलग कर दिया। पहले एक मंत्रालय हुआ करता था, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है, अब हमने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अलग होगा, संचार मंत्रालय अलग होगा, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिकी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलग होगा। तो ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिकी मंत्रालय को संचार मंत्रालय से कब अलग किया गया? तो 2016 में।
आईटी मिनिस्ट्री बनी कब थी? 1999 में, और ये संचार मंत्रालय के साथ ही काम करती थी। आईटी एक्ट कब आया? 9 जून 2000 को आईटी एक्ट आया। इसी अधिनियम के आधार पर आज भारत में सारी चीजें जो भी आईटी से जुड़ी हुई हैं चलाई जाती हैं। ठीक है, हमने ई गवर्नेंस प्लान कब बनाया? 2006 में ई गवर्नेंस प्लान हमने बनाया। 16 जुलाई 2009 को कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत हुई और 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2009 में शुरू किया गया कॉमन सर्विस सेंटर। ये सबसे क्रांतिकारी चीज है साथियों। आप में से कोई बताएगा कि CSC अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर क्या है? कॉमन सर्विस सेंटर क्या होता है? एनीबडी? कोई बताएगा CSC अर्थात कॉमन सर्विस सेंटर क्या है? कोई बताना चाहेगा? कॉमन सर्विस सेंटर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय CSC? जनगणना में काम आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना कैसे बीच में आ रही है? नहीं, पर वो तो हम मेंस के लिए पढ़ेंगे ना अलग से मुस्कान। मेंस के लिए तो हमें अलग से पढ़ना है, ये तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं हम। काम क्या करता है? बहुत बढ़िया है, गजब लोग हो यार तुम लोग, आज मजाक के मूड में चल रहे हो सबके सब। मैं पूछ रहा हूँ CSC क्या है, सब उसका हिंदी रूपांतरण करके बता रहे हैं कि हाँ सर को हिंदी नहीं आती होगी तो हिंदी बता देते हैं सर को। देखो, कॉमन सर्विस सेंटर ही वो लिंक है जो भारत के लोगों को डिजिटल इंडिया से जोड़ती है। कॉमन सर्विस सेंटर के थ्रू हम ये करते हैं कि हर एक गांव में हम एक संस्थान बनाते हैं, एक व्यक्ति को हम उसका कार्यभार सौंपते हैं। वो व्यक्ति के पास कंप्यूटर होता है, इंटरनेट कनेक्शन होता है और सरकार की जो भी सुविधाएं ऑनलाइन माध्यमों में हैं वो सुविधाएं वो लोगों को प्रदान करता है। वो सुविधा वो लोगों को प्रदान करता है। देखा होगा आपने हर एक गांव में। इसे हम ग्राहक सेवा केंद्र के नाम से भी जानते हैं, पता है आप लोगों को? इसे हम ग्राहक सेवा केंद्र के नाम से भी जानते हैं और बहुत सारे काम ये कर देते हैं। बैंकों के भी जो बेसिक काम है ये कर देते हैं। तो ये वो संस्थान होते हैं जो सरकार की सभी ऑनलाइन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाते हैं, गवर्नमेंट तक ये लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। दिस इज समथिंग कॉमन सर्विस सेंटर डस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के थ्रू सारी चीजें पहुंचती हैं। फिर 2015 में, अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि यहां से एक सवाल बन सकता है साथियों। 1 जुलाई 2015, अब यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। 1 जुलाई 2015, सर क्या हुआ 1 जुलाई 2015 को? तो 1 जुलाई 2015 को साथियों होता यह है कि डिजिटल इंडिया अभियान को शुरू किया गया। अब आप कहेंगे सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी 1 जुलाई 2025 को इसके 10 साल पूरे हो गए हैं। इट हैज कंप्लीटेड द 10 ईयर्स। और चूंकि इसके 10 साल पूरे हुए हैं तो पूरी संभावना है कि यहां से सवाल बन सकता है, पूरी संभावना है कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके 10 साल पूरे हुए हैं और भर भर के इसके बारे में आर्टिकल आए थे। डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ हैं। देयर आर 9 पिलर्स ऑफ डिजिटल इंडिया। उसी में से एक है ई क्रांति, जिसके बारे में हम अभी पढ़ना है। और ई क्रांति जुड़ा हुआ है कॉमन सर्विस सेंटर से, तो वो आप याद रखिएगा। ठीक है, और फिर 2016 याद रखिएगा कि 2016 में हमने क्या किया कि पहले एक ही मंत्रालय हुआ करता था जिसमें संचार भी शामिल था, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी भी शामिल था और जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी भी शामिल था। 2016 में हमने अलग कर दिया, संचार मंत्रालय अलग बना दिया और एक और 2 मंत्रालय कौन से अलग कर दिए, और एक मंत्रालय हमने बना दिया इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो यहीं से प्रश्न बनते हैं एट द एंड, इसी प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये याद रखेंगे, ये बहुत ही बेसिक बातें हैं। क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड।
क्लियर है? यहां तक याद हुआ? अभी मैं प्रश्न पूछूंगा, इसलिए ध्यान से चीजों को याद रखते रहना, नहीं तो फिर मैं प्रश्न करूंगा, आप बता नहीं पाओगे और फिर प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है जी? अरे बताओ भाई। ओके, ऑल गुड, यहां तक समझ में आ रहा है? अभी तक हमने आपको बताया ई गवर्नेंस क्या है, फिर हमने बताया कि ई गवर्नेंस के लिए हमने क्या क्या काम किया है, ये बेसिक बातें हमने बताई, इन सभी चीजों को हमने एक्सप्लेन किया। ऑल गुड, ठीक है, चलो ध्यान दो, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली चीज आती है उद्देश्य, कि आखिर ई गवर्नेंस के उद्देश्य क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ई गवर्नेंस, इसके अलग अलग उद्देश्य क्या है। तो नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदान करना, पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करना, लोगों को सशक्त बनाना, शासन की दक्षता में सुधार, व्यापार उद्योग के मध्य इंटरफेस को ठीक करना। देखो ये प्रश्न कभी नहीं पूछे जाते, आपको भी पता है कि ये मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में कभी नहीं पूछते कि व्हाट आर दी गोल्स ऑफ ई गवर्नेंस। ठीक है, तो हम भी जानते हैं हम क्यों ला रहे हैं। सबसे पहला कारण है कि लोगों की सुविधा बढ़े, जो लोग हैं उनके लिए आसानी हो। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है पहुंच, पहुंच को आसान बनाना, पहुंच को आसान बनाना, हर चीज की पहुंच आसान होनी चाहिए, पहुंच को आसान बनाना है। जो भी एक्सेसिबिलिटी है वो बहुत इजी होनी चाहिए साथियों, जितनी आसान पहुंच होगी उतना बेहतर रहेगा। फिर हमें सुशासन को आगे बढ़ाना है, गुड गवर्नेंस को हमें आगे बढ़ाना है। उसके अलावा हमें भ्रष्टाचार को कम करना है। देखो कितना अच्छा चीज है ये, भ्रष्टाचार को कम करना है। फिर हमें सरकार की दक्षता को बढ़ाना है। दक्षता कैसे बढ़ेगी, इफिशियंसी कैसे बढ़ेगी। आज बहुत सारे काम सरकार फालतू के कामों में नहीं उलझती, बहुत सारे काम ऑनलाइन होते जा रहे हैं। जैसे बिजली का बिल भरने के लिए पहले पूरा काम ऑफलाइन होता था, लोग भी घंटों लाइन में लगे हुए हैं और सरकार भी बहुत सारे कर्मचारियों को लगाए हुए हैं। आज बिजली का बिल हम ऑनलाइन माध्यम से भर देते हैं। कितने सारे लोग हैं, आई थिंक मैक्सिमम लोग ऑनलाइन माध्यम से ही बिजली का बिल भर रहे हैं। कॉलेज की फीस होती है, यूनिवर्सिटी की फीस होती है, ऑनलाइन माध्यम से भर दी जाती है। गवर्नमेंट एग्जाम्स जो आते हैं उनके अलग अलग फॉर्म्स निकल करके आते हैं, वो फॉर्म्स भी हम उसी माध्यम से भर देते हैं, वो सारे फॉर्म्स भी भर दिए जाते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें हमें याद रखना है, इन सभी चीजों को हमें याद रखना है साथियों। क्लियर है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये ऑब्जेक्टिव हो गए। अब उद्देश्य के बाद हम आगे बढ़ें और समझ पाए चीजों के बारे में। ये उद्देश्य के बाद आता है स्तंभ। तो स्तंभ में लोग हैं, प्रक्रिया है, तकनीक है, रिसोर्स है, ये चार चीजें मिलकर के प्रोसेस, पीपल, टेक्नोलॉजी, रिसोर्स, ये चार स्तंभ होते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था तो याद रखना, चार स्तंभ, चार स्तंभ हैं ई गवर्नेंस के। लोग, वो लोग जिनके लिए सुविधा इस्तेमाल की जा रही है। फिर एक प्रक्रिया है, तकनीक है, तकनीक के बिना काम नहीं होगा, तकनीक है साथियों, बिना तकनीक के काम नहीं होगा। और एक है प्रोसेस, ठीक है, एक है संसाधन। ठीक, फिर आता है संसाधन, संसाधन, यही चार ई गवर्नेंस के स्तंभ कहलाते हैं। लोग में सारे लोग शामिल हैं, वो जो सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं और वो जो सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं। संसाधन में हमारी सारी सूचनाएं शामिल हैं। प्रक्रिया, किस प्रक्रिया के द्वारा आप चीजों को ऑनलाइन कर रहे हैं। तकनीक, इंटरनेट का प्रयोग हम करें, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे, ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का प्रयोग करेंगे। तो ये चार चीजें संसाधनों में आती हैं। आप जाकर के देखिएगा, आपको प्रश्न मिल जाएगा। प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ नहीं है। अच्छा, एक बात और है, वैसे मैं आपको हिस्ट्री की क्लास में बताने वाला हूँ, फिर भी मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी का पेपर हुआ रिसेंटली, तो जो जो हमने पढ़ा है वो जो हिस्ट्री से आया है, एंशिएंट से अब तक जो हम पढ़ चुके हैं, वो सारे प्रश्न आए हैं। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं था जो आउट हो। और कल की क्लास में मैं ये डिस्कस भी आपसे कर दूंगा कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए, तो वो हम डिस्कस भी कर देंगे। ठीक है जी, तो एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए, क्या उनके जवाब थे।
ठीक, देखें जरा, तो ये है 4 स्तंभ: लोग, प्रक्रिया, तकनीक और संसाधन। इस तरह के अलग अलग सवाल पूछे गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये बेसिक है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। अब हमें डिस्कस करना है कि चरण क्या होते हैं। तो ई गवर्नेंस के 2 तरह के चरण हैं, एक कंसेप्ट 1 है और एक कंसेप्ट 2 है। कंसेप्ट 1 कहता है कि एक होता है सिंपल वे इंफॉर्मेशन डिमेंशन। ये चीज क्या है जरा समझो। सिंपल इंफॉर्मेशन डिमेंशन, एक होता है टू वे कम्युनिकेशन, एक सर्विस एंड फाइनेंस ट्रांजेक्शन, इंटीग्रेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। आप समझना ये चीज क्या होती है। ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं ई गवर्नेंस के प्रकार भी हैं और ये इसके चरण भी हैं। ठीक, तो एक चीज सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि एक होता है वन वे। अब ये वन वे क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वन वे? ठीक है, वन वे का अर्थ क्या होता है? देखो, वन वे शब्द जहां भी हम प्रयुक्त करेंगे, हिंदी में यही शब्द है इसलिए प्लीज चेंज मत करना। इसका मतलब होता है कि कोई कार्य है जो सिर्फ एक तरफ से हो रहा है, दूसरी तरफ से नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि कल के दिन अभी मैं आप लोगों की चैट को बंद कर दूं, अभी मैं आप लोगों की चैट को बंद कर दूं, तो ये जो हमारी क्लास है ये पूरी तरह से वन वे हो जाएगी। तो सरकार की ऐसी सारी सुविधाएं, गवर्नमेंट की ऐसी सारी प्रक्रियाएं या वेबसाइट जहां सरकार सिर्फ आपको सूचनाएं दे रही है, आपसे कोई इनपुट नहीं ले रही है, वो वन वे ही कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए एमपीपीएससी की वेबसाइट है, आप वहां जाके कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। सरकार ने एक जानकारी दी, कल सरकार ने रिजल्ट घोषित किया, आपने परिणाम को देखा और आप आगे बढ़ गए। ठीक है, ठीक इसी तरह ये कहानी होती है कि अगर मैं अभी चैट को ऑफ कर दूं तो ये वन वे हो जाएगा। तो सरकार की ऐसी सभी वेबसाइट जहां पर वो सिर्फ आपको जानकारी देते हैं, आपके कोई इनपुट नहीं लिए जाते, वो वन वे कहलाता है। सरकार की 95% वेबसाइट इसी तरह से काम करती हैं साथियों। दूसरा होता है टू वे। तो टू वे का मतलब क्या है? जैसे अभी हमारी क्लास हो रही है, ये जो क्लास हो रही है, यहाँ मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं, मेरे द्वारा आपको जानकारी दी जा रही है और वहां से लगातार आप भी कमेंट कर रहे हो। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा कम्युनिकेशन है, ये टू वे कम्युनिकेशन है। फिर एक होता है इंटीग्रेटेड अप्रोच, एक तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है। अब सरकार में 2 अलग अलग स्तर होते हैं साथियों। जब भी आप किसी भी संस्था के ढांचे को देखोगे ना, तो 2 तरह के ढांचे होते हैं। एक होता है ऊर्ध्वाधर ढांचा, ठीक है, और एक होता है क्षैतिज ढांचा। अब ये कैसे काम करता है समझना। एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। इसे हम क्षैतिज बोलते हैं और इसे हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है और वह कांस्टेबल का काम करता है, तो क्या वो अकेला कांस्टेबल होगा? और भी होंगे कांस्टेबल, और भी बहुत सारे कांस्टेबल होंगे। तो एक उसका भी ग्रुप बन गया ना। एक ये सारे के सारे कांस्टेबल हैं और जितने भी कांस्टेबल हैं वो एक ही पद पर काम कर रहे हैं, उन सब की रैंक एक जैसी है। अब कांस्टेबल के ऊपर मान लीजिए कि यहाँ एसआई होंगे, ऊपर मान लेते हैं कि यहाँ एसआई है, तो एसआई भी बहुत सारे होंगे, SI 1, SI 2, SI 3, ऐसे बहुत सारे SI भी होंगे। तो यहाँ पर 2 चीजें सामने आ गई कि कांस्टेबल के ऊपर SI है, लेकिन SI का अपना भी एक समूह है, उनके भी बहुत सारे कर्मचारी हैं। फिर इसी तरह TI भी होंगे, ठीक है, इसी तरह TI भी होंगे साथियों। तो हमें यह समझ में आया कि SI के ऊपर TI है, लेकिन TI का अपना भी एक ग्रुप है जिसमें सारे TI आते हैं। फिर ऊपर हमने मान लिया, बहुत ऊपर चले गए, कि SP होंगे, तो SP जरूर ऊपर है लेकिन SP का भी अपना ग्रुप होगा। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि शासन में 2 तरह की चीजें होती हैं, गवर्नमेंट में 2 तरह की चीजें होती हैं। एक तो ऊर्ध्वाधर है,
वर्टिकल जहां कांस्टेबल है उसके ऊपर एसआई है, उसके ऊपर टीआई है, फिर एसपी है। और दूसरा क्षैतिज भी होता है अर्थात हॉरिजॉन्टल भी होता है, जिसमें सारे कांस्टेबल, फिर सारे एसआई, सारे टीआई, सारे एसपी, इस तरह के अधिकारी होते हैं। तो दो तरह की चीजें हमें दिखाई देंगी शासन में। तो जब हम इनको भी जोड़ दें और इनको भी जोड़ दें तो ये इंटीग्रेशन कहलाता है। इसे हम बोलते हैं शासन का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समन्वय। इसे हम बोलते हैं शासन का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समन्वय। क्या आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समन्वय कहलाता है। फिर इसमें अगर हमने वित्तीय सुविधाओं को भी जोड़ दिया, अगर हम इसमें फाइनेंशियल सर्विस भी प्रोवाइड करने लगे, अगर इसमें हम फाइनेंशियल सर्विस भी प्रदान करने लगे अर्थात वित्त सुविधाएं, अर्थात इसमें अगर हम वित्त सुविधा भी प्रदान करने लगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा। अब हम फाइनेंशियल सर्विस भी इसमें प्रोवाइड करने लगे, अर्थात लोग ऑनलाइन माध्यम से न सिर्फ अब जानकारी एकत्रित कर रहे हैं बल्कि लोग आदान प्रदान भी कर रहे हैं, पैसे का आदान प्रदान भी कर रहे हैं, अर्थात फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम पैसे का आदान प्रदान बोलते हैं, इसे हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। तो ये एक तरीका होता है, ये एक माध्यम होता है, इतने सारे प्रकार हैं। अब मुझे बताओ क्या यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं? हाँ जी, बताएं एक बार सभी लोग कमेंट करके। हेलो, ऑल गुड? समझ में आ रहा है सब कुछ? ठीक है, क्योंकि अब हिस्ट्री की क्लास, हाँ हमारी हिस्ट्री की क्लास का टाइम चेंज हो गया। हमारी जो हिस्ट्री की क्लास है वो 1 बजे से 2 बजे तक होगी। काफ़ी उठा पटक हो गई है, पर कोई बात नहीं साथियों, एक संस्थान में ये चीज़ें होती रहती हैं हर समय, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत, पर ऑनलाइन में हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो आपको परेशान नहीं होना है। हमारी एक क्लास 1 से 2 बजे तक इतिहास की क्लास होगी और 2:30 से 3:30 बजे तक कंप्यूटर की क्लास होगी। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि कंप्यूटर की कक्षाएं 2 या 3 दिन और 2 या 3 दिन और चलेंगी। फिर कंप्यूटर जैसे ही खत्म होगा तो हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास शुरू कर देंगे, हम मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री शुरू कर देंगे, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास हम इस तरह से पढ़ेंगे कि वो प्री और मेंस दोनों के लिए कंप्लीट हो जाएगा, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो वो हमारा पूरा शेड्यूल रहेगा, उस तरह से हम काम करेंगे। ओके, कोई दिक्कत? ठीक है, उसमें परेशान नहीं होना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे टाइम हो जाता है कई बार, तो चलेगा। अब मैं सुबह आराम से सोया करूंगा, लेट उठूंगा अब मैं सो के। ठीक, चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ तक हो गया। अब ये तो हमारा एक कंसेप्ट हो गया, इसी तरह से हमारा दूसरा कंसेप्ट भी है। दूसरा कंप्यूटर कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। सबसे पहले ये कह रहा है कि चीज़ों को आप कंप्यूटराइज कीजिए, फिर नेटवर्क बनाइए, फिर ऑनलाइन प्रेजेंस, और फिर ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी लेकर के आइए। कितनी अच्छी बात कर रहा है, ये बड़ा सिंपल कंसेप्ट है कि सबसे पहले आप कंप्यूटरीकरण करें। ठीक है, सबसे पहले आप कंप्यूटरीकरण करें, ये पहला स्टेप होगा। कंप्यूटरीकरण करने का मतलब है जितनी भी चीजें हैं उनको डिजिटल करना। अब डिजिटल करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपके जितने भी कार्यालय हैं, आपके जितने भी कार्यालय हैं उन कार्यालयों में आईटी उपकरण होने चाहिए, उन कार्यालयों में आईटी उपकरण होने चाहिए।
फिर जब आपने कंप्यूटरीकरण कर दिया, अब आप ऑनलाइन लेकर के आइए चीजों को, अर्थात ये वो स्टेज है जब आप वेबसाइट का निर्माण करेंगे। ठीक है, फिर आप लोगों की भागीदारी अर्थात नेटवर्क बनाइए। दूसरा स्टेप था नेटवर्क बनाना। नेटवर्क बनाने के बाद आप इनको ऑनलाइन लेकर के आइए और फिर इंटरेक्शन बढ़ाइए लोगों के बीच में, कि लोग आए और आपके जो भी ऑनलाइन आपने सुविधाएं प्रदान की हैं उन सबको कंज्यूम करें। ठीक है, बस कुछ ही क्लासेस बची हैं कंप्यूटर की, 2 या 4 क्लासेस, तो वो हो जाने दीजिए उस समय पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं साथियों, ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब अगली चीज को समझते हैं, ये बहुत बेसिक चीज है, ये है ई गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकार। यहां से एक प्रश्न पूछा गया था और यहां से जनरली मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां से जनरली मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं। देखो, दूसरे बैच में जहां भी आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो यूट्यूब पर भी पूरा कंटेंट है, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। डिक्टो कंटेंट है जो क्लास में, वो यूट्यूब पर है, तो आपको परेशान नहीं होना है, डिक्टो कंटेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं, ये अलग अलग प्रकार होते हैं ई गवर्नेंस के, सहभागिता के प्रकार, ये समझना, यहां से प्रश्न बनता है। ई गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकार। ई गवर्नेंस में सहभागिता के प्रकार। अब सहभागिता के प्रकारों में एक आता है G2C। G2C का मतलब यहां पर है गवर्नमेंट टू सिटीजन। मतलब जब सरकार कोई भी कार्य नागरिकों की भलाई के लिए करती है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम नाम देते हैं G2C। इसे हम क्या नाम देते हैं, G2C नाम देते हैं। नंबर 1, जैसे MP ऑनलाइन। अब MP ऑनलाइन का प्रयोग करके नागरिक बहुत सारे काम कर सकता है। नागरिक वहां से अपने बिल पे कर सकता है, नागरिक वहां से जानकारी इकट्ठी कर सकता है, हम अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं, हम फीस पे कर सकते हैं। तो ये नागरिकों के लिए बनाया गया। इसी तरीके से एक होता है साथियों G2G, एक होता है G2G। G2G का मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब सरकार ने एक वेबसाइट बनाई जो अपने दूसरे विभाग की मदद करने के लिए बनाई है। जैसे मान लेते हैं कि सरकार ने एक जैसे पार्लियामेंट है, अलग अलग मंत्रालय हैं। अब ये मंत्रालय आपस में कोई जानकारी साझा करते हैं जो हमें लोगों को शेयर नहीं करनी है। तो अगर आपने अंतर मंत्रालय वेबसाइट कोई बनाई है जिसमें सारे मंत्रालय आपस में जुड़ जाते हैं, सारे मंत्री आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो G2G का उदाहरण होगा। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गवर्नमेंट खुद से करती है, जो गवर्नमेंट खुद करती है, गवर्नमेंट के आपस में चर्चाएं होती हैं, वेबसाइट्स होती हैं, तो वो G2G कहलाता है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कहलाता है। इसके बाद अगला जो हिस्सा निकल करके आता है साथियों, वो हिस्सा है G2E। G2E का मतलब होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। G2E का मतलब होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। ठीक, अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जो PF फंड की वेबसाइट है, वो गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय है। सरकार अपने कर्मचारियों को फंड देती है, या फिर ऐसी वेबसाइट जिसके द्वारा कर्मचारियों के खाते में सैलरी आती है, कर्मचारियों के इस खाते में वेतन आता है। तो जब कर्मचारियों के खाते में वेतन आता है, इसके लिए एक वेबसाइट बनाई गई है, एक बिल्कुल डिफरेंट वेबसाइट बनाई गई है साथियों। तो वो G2E का काम करता है, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय का काम करता है। इसी में नंबर 4 पर एक और आता है G2B। G2B का मतलब है गवर्नमेंट टू बिजनेस। गवर्नमेंट टू बिजनेस अर्थात सरकार जब व्यापारियों के लिए कोई काम करे, जैसे एक पोर्टल हमने बनाया है, उस पे हम ऑनलाइन खरीदारी करती है सरकार।
ऑनलाइन खरीदारी करती है या ई नीलामी पोर्टल है। अब ई नीलामी जैसे जो कार्यक्रम रखे जाते हैं वो व्यापार के लिए रखे जाते हैं। कोई व्यापारी है, उसे कोई खदान लेना है, सरकार ने अगर 2G 3G 4G की नीलामी करनी है, ये सारी चीज़ें अगर ऑनलाइन माध्यम से करनी है तो अगर ये सारी चीज़ें ऑनलाइन माध्यम से करनी है तो इसके लिए सरकार ई नीलामी पोर्टल बनाती है और ई नीलामी के माध्यम से ही चीज़ों को नीलाम किया जाता है। कोई टेंडर निकालना है तो उसको गवर्नमेंट टू बिजनेस बोलते हैं। और भी हो सकते हैं अलग अलग प्रकार के, जितने भी हम सोच पाएं। फिर तो हम सोचते जाएंगे तो उसमें लगभग 15-20 प्रकार निकल आएंगे, लेकिन ये 4 मुख्य होते हैं जिनकी चर्चा हम करते हैं। ठीक है, मैं एक एक करके आपको इसके बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी देता हूँ। एक G2C के तो भर भर के एग्जाम्पल हैं। आप जान रहे हैं कि G2C जो है, G2C उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, अर्थात गवर्नमेंट टू सर्विस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जितने भी मैक्सिमम जो पोर्टल होते हैं ना वो इसी में निकल करके आते हैं। जैसे कॉमन सर्विस सेंटर सबसे अच्छा एग्जाम्पल। अभी देखिए, अभी रिसेंटली हम टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं, आपको मैं बहुत सारी चीजें बताता हूँ। एक टैक्स पेमेंट का हमारा सिस्टम है कि नहीं है? तो टैक्स पेमेंट के लिए हम ऑनलाइन माध्यम से टैक्स भर दे रहे हैं। टैक्स पेमेंट के अलावा आप देख पाए प्यारे दोस्तों, तो टैक्स पेमेंट हो गया। हम रिसेंटली मान लीजिए कि हमें कभी भी कोई फाइन वगैरह भरना है तो वो भी हम ऑनलाइन माध्यम से भर पाते हैं। फिर कॉमन सर्विस सेंटर सबसे अच्छा उदाहरण, जहां सरकार की सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। ठीक, अगर नहीं, देखो G2B में वही चीज आएगी कि अगर वो बिजनेस के लिए कोई सुविधा प्रदान कर रहे हैं। G2B में अगर बिजनेस के लिए कोई सुविधा प्रदान की जा रही है वो G2B में आएगा। इसमें ना कंसेप्ट को पकड़ो, ये रटने वाली चीज नहीं है। आपको बस ये देखना है कि जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं प्यारे दोस्तों, कि जो सूचनाओं का आदान प्रदान है, जो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो किसके बीच में हो रहा है। अगर सूचनाओं का आदान प्रदान, अगर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सरकार और व्यापार के बीच में हो रहा है, गवर्नमेंट और बिजनेस के बीच में हो रहा है, तो मान के चलिएगा साथियों कि वो G2B का उदाहरण है। लेकिन अगर यही एक्सचेंज या सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वो सरकार और नागरिकों के बीच में हो रहा है तो वो G2C का उदाहरण है। और अगर यही एक्सचेंज जो है साथियों वो सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच में हो रहा है तो वो G2E है। और अगर सरकार के अलग अलग विभागों के बीच में यह सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है तो वो उदाहरण होगा G2G का, अर्थात गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का। तो हमेशा ना जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए आपको यही याद रखना है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक MCA 21 करके पोर्टल है। अब MCA 21 पोर्टल पूरी तरीके से सरकार और व्यापारियों के बीच में काम करता है। ई नीलामी होती है, ई नीलामी भी सरकार और व्यापारियों के बीच में काम करता है, पता है ना आप लोगों को। इस तरह से अलग अलग पोर्टल होते हैं, अलग अलग माध्यमों से ये कार्य किए जाते हैं प्यारे दोस्तों। तो क्लियर है क्या? यहां तक आपको चीजें समझ में आ रही हैं? तो ये अलग अलग सहभागिता के प्रकार हैं। उदाहरण भी दिए गए हैं यहाँ। अब आपको एग्जाम्पल और अच्छे से बता देते हैं हम कि क्या क्या उदाहरण दिए गए हैं। जैसे उदाहरण आप देखें कि यहाँ है प्रगति पोर्टल, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। अब प्रगति कितना बढ़िया पोर्टल है। प्रगति का फुल फॉर्म है, आप लोग कमेंट करके बताना क्या होता है। अब प्रगति सरकार ने एक ऐसा पोर्टल बनाया है जिससे सरकार इस बात की जांच करती है कि अलग अलग योजनाएं जो सरकार ने शुरू की थी क्या उनका सही तरीके से क्रियान्वयन हो रहा है, क्या उनका इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। अगर उनका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो वो जानकारी प्रगति पोर्टल में पता चल जाती है। इसी तरीके से कर्नाटक सरकार ने खजाने नाम का एक प्रोडक्ट शुरू किया है जो राजस्व संबंधी जानकारी इकट्ठी करता है। स्मार्ट गवर्नमेंट है जो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। ऐसा ही एक होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। बहुत सारे उदाहरण हैं। भूमि प्रोजेक्ट जो कि कर्नाटक का प्रोजेक्ट है, ज्ञान दूत जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले में शुरू किया गया था, लोकवाणी उत्तर प्रदेश MP ऑनलाइन। फिर है G2B, इसके भी उदाहरण आपको मिलेंगे। MCA 21,
ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल, जैसे एक और पोर्टल है जैम पोर्टल, जैम करके है एक पोर्टल, उसमें भी ऑनलाइन खरीदारी करती है सरकार। फिर ऐसी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, तो इसका उदाहरण है ऑनलाइन सैलरी प्रोवाइड करना। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं, ये अलग अलग उदाहरण होते हैं साथियों।